नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। आजकल आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक हर जगह एक ही नाम उछाला जा रहा है, एप्स्टीन फाइल्स। और उसी के साथ एक कोशिश की जा रही है कि किसी तरह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी इस गंदगी में घसीटा जाए। इसलिए आज जरूरी है कि भावनाओं से नहीं बल्कि दिमाग से, तथ्यों के साथ इस पूरे मामले को समझा जाए। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एप्स्टीन फाइल्स है क्या। जेफरी एप्स्टीन कोई संत या साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक दोषी यौन अपराधी था जिस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर आरोप थे। अमेरिका में उस पर केस चला, वह जेल गया और बाद में जेल में ही उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद अमेरिका में दबाव बना कि उसकी पूरी नेटवर्किंग, उसके संपर्क, उसके ईमेल, उसके कागजात सार्वजनिक किए जाए ताकि यह पता चल सके कि वह किन लोगों से मिलता था, किन से बातें करता था और कौन लोग उसके साथ इन अपराध में शामिल थे। इस प्रक्रिया में जो लाखों पन्नों के डॉक्यूमेंट सामने आए, उन्हें ही मीडिया में दे दिया गया एप्स्टीन फाइल्स के नाम पर। अब यहाँ से पहली और सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि इन फाइल्स में नाम होना और अपराधी होना ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है। इन फाइल्स में किसी का नाम आना केवल यह दिखाता है कि किसी समय उस व्यक्ति का नाम किसी ईमेल, किसी बातचीत, किसी यात्रा की लिस्ट या किसी थर्ड पार्टी बातचीत में आया होगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि वह व्यक्ति किसी अपराध में शामिल था। अब सोचिए, अगर एक अपराधी 20 साल तक अमीरों, नेताओं और बिजनेस वालों के बीच में घूमता रहा हो, उसके संपर्क में सैकड़ों नाम आना स्वाभाविक है। लेकिन न्याय व्यवस्था का नियम बहुत साफ है, नाम से नहीं सबूत से फैसला होता है। अब आते हैं भारत और प्रधानमंत्री मोदी पर। कुछ राजनीतिक दलों ने एक लाइन, एक संदर्भ और एक अधूरी जानकारी को उठाकर यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि देखिए, एप्स्टीन फाइल्स में मोदी का नाम है। सवाल ये है कि किस संदर्भ में है? क्या किसी अपराध का आरोप है? क्या किसी गलत काम का सबूत है? क्या किसी पीड़िता का बयान है? इन सभी सवालों का जवाब है नहीं। जो भी संदर्भ सामने आया वह या तो किसी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, किसी डिप्लोमेटिक मीटिंग या फिर एप्स्टीन की अपनी मनगढ़ंत बातों पर आधारित नजर आता है। याद रखिए, एप्स्टीन खुद एक अपराधी था। उसकी कही हुई हर बात को सच मान लेना वैसा ही है जैसे किसी चोर की डायरी को पढ़कर पूरे समाज को दोषी ठहरा देना। भारत सरकार और विदेश मंत्रालय ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और एप्स्टीन के बीच किसी भी तरीके का कोई व्यक्तिगत, सामाजिक या आपराधिक संबंध नहीं रहा है। यह बात सिर्फ बयान नहीं बल्कि इसलिए सबूत है और मजबूत सबूत है क्योंकि आज तक कोई भी ठोस सबूत इसके खिलाफ पेश नहीं किया जा सका। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर फाइल्स में इतने बड़े बड़े नाम हैं तो क्या उन सब को अपराधी मान लिया जाए? क्या अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति, वैज्ञानिक, लेखक सब दोषी हो गए? नहीं, यही तो फर्क होता है प्रचार और जांच में। लेकिन दुर्भाग्य से भारत की राजनीति में कुछ लोग हर अंतर्राष्ट्रीय घटना को भी घरेलू राजनीति का हथियार बना लेते हैं। कांग्रेस और उसके समर्थक यह जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि एक ईमानदार, सख्त और मजबूत नेता की है और इसलिए अगर बिना सबूत के सिर्फ शक और भ्रामक फैलाकर उस छवि पर कीचड़ उछाल दिया जाए तो शायद कुछ फायदा मिल जाएगा। पर यह सवाल है कि क्या देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर है कि एक विदेशी अपराधी की फाइल में नाम आने भर से उसकी साख गिर जाएगी, या फिर देश की जनता इतनी नासमझ है कि बिना सबूत के किसी भी आरोप को सच मान लेगी? अगर आज वाकई में एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ भी ठोस होता तो क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, अमेरिकी एजेंसियां या भारत के विरोधी देश चुप बैठते, या फिर आप खुद चुप बैठते? सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई फोन इस्तेमाल करता है और अपनी राय भी रखता है।
अगर ऐसा कुछ होता तो शायद अब तक तहलका मच गया होता। क्या अभी तक सिर्फ ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस ही होती, या फिर कोई कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती? सच्चाई यह है कि यहाँ मुद्दा न्याय नहीं, राजनीति है। यहाँ उद्देश्य बच्चों के साथ हुए अपराधों पर बात करना नहीं है, बल्कि उस मुद्दे की आड़ में भारत के प्रधानमंत्री को बदनाम करना है, और यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और यही अगर एक जरूरी बात समझें तो प्रधानमंत्री मोदी का सार्वजनिक जीवन दशकों पुराना है। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक उन पर अनगिनत हमले हुए, जांचें हुई, कोर्ट तक मामला गया, लेकिन हर एक बार आरोप बहुत, लेकिन सबूत जो थे वो शून्य थे। आज तक वही पैटर्न दोहराया जा रहा है। पहले शोर मचाओ, फिर शक पैदा करो, फिर कहो कि सवाल पूछना हमारा अधिकार है। सवाल पूछना अधिकार है, लेकिन जवाब स्वीकार करना भी आपकी जिम्मेदारी है। जब सरकार साफ कह रही है कि इसमें कुछ नहीं है, और जब कोई सबूत नहीं है, तब भी उस बात को घसीटना केवल एक बात दिखाता है, दुर्भावना को। और कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो चंद व्यूज पाने के लिए इस तरीके की हरकत कर बैठते हैं। शायद वो भूल जाते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं होता कि बिना सबूत के भी आप किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। और अंत में हमें ये भी याद रखना चाहिए कि एप्स्टीन फाइल्स का असली मकसद क्या था। मकसद था पीड़ितों को न्याय दिलाना, नेटवर्क को उजागर करना, सिस्टम की कमजोरियों को दिखाना। लेकिन जब इसी गंभीर मुद्दे को राजनीतिक कीचड़ में बदल दिया जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान उन पीड़ितों का ही हो जाता है। इसलिए आज जरूरत है कि हम भावनाओं में बहने की बजाय तथ्यों पर टिके रहें, नाम और आरोप में फर्क समझें, सवाल पूछें लेकिन सच्चाई के साथ, और किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, तब तक आरोपी या दोषी ना माने जब तक प्रमाण सामने ना हो। प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की यह कोशिश ना पहली है ना आखिरी है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सच्चाई यही है, बिना सबूत, बिना तथ्य, बिना प्रमाण सिर्फ नाम उछालना न्याय नहीं होता, और ना ही इससे देश की सच्चाई बदलती है। सच अंत में हमेशा सामने आता है। अब अंत में अगर आपको डिटेल में बताएं कि एप्स्टीन फाइल्स के बारे में, तो कुछ ऐसे अनसुलझे राज हैं जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें, एप्स्टीन फाइल्स में जेफरी एप्स्टीन से जुड़े लीगल डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट रिकॉर्ड और ईमेल, फ्लाइट लॉग और गवाहों के बयान शामिल हैं, जिन्हें कई सालों तक सील कर दिया गया और बाद में कोर्ट के आदेश से पब्लिक के लिए जारी किया गया। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकन फाइनेंसर था जो ताकतवर लोगों से अपने कनेक्शन के लिए जाना जाता था, लेकिन उस पर और उसके नेटवर्क पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर आरोप थे। एप्स्टीन फाइल्स को समझने के लिए हमें पूरी कहानी को थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। जेफरी एप्स्टीन 1990 और 2000 के दशक में बहुत ताकत और पैसा जमा कर चुका था। उसके कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो पॉलिटिशियन के साथ, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, रॉयल्स और सेलिब्रिटीज के साथ शामिल थे। बाद में कई महिलाओं ने आरोप लगाया कि एप्स्टीन ने उन्हें पैसे, मॉडलिंग, जॉब और करियर का झूठा वादा कर अपने घर बुलाया, फिर उनका यौन शोषण किया। धीरे धीरे यह सामने आया कि यह सिर्फ एक आदमी का काम नहीं था, बल्कि एक पूरे नेटवर्क का एक जत्था था, जिसमें रिक्रूटर और असिस्टेंट और कुछ ताकतवर लोग भी शामिल हो सकते हैं। एप्स्टीन फाइल्स में असल में अलग अलग केस से जुड़ी फाइलों का कलेक्शन है। सबसे ज़्यादा चर्चा में रही अगर फाइलों में बात किया जाए तो उसमें ये फाइल भी शामिल हो सकती है। वहीं आपको बता दें, वर्जीनिया ग्रिफिथ के केस से जुड़ी ये फाइल थी, जिन्होंने कहा था कि एप्स्टीन और उसके सहयोगी घिस्लेन मैक्सवेल ने कई ताकतवर लोगों के सामने उनका यौन शोषण किया था। इस केस में कई डॉक्यूमेंट्स सालों तक सील रहे क्योंकि उनमें हाई प्रोफाइल लोगों के नाम जुड़े थे, गवाहों के बयान और सेंसिटिव डिटेल्स थी। 2023 और 24 के दौरान कोर्ट में इनमें से कई डॉक्यूमेंट्स को खोलने का ऑर्डर दिया, जिनमें मीडिया ने एप्स्टीन फाइल्स के नाम से इसे पॉपुलर कर दिया।
इन फाइलों में कई तरीके की चीज़ें शामिल हैं, जैसे फ्लाइट लॉग जिनमें एप्स्टीन के प्राइवेट जेट और जिसमें लोलिता एक्सप्रेस भी कहा जाता है पर सफ़र करने वाले लोगों के नाम हैं और इन लॉग से पता चलता है कि एप्स्टीन या उनके जो आइसलैंड है उस पर कौन गया था, कौन रहा था, कौन रुका था। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि फ़्लाइट लॉग पर किसी का नाम अपने आप ये साबित नहीं करता है कि उनसे कोई जुर्म उसने किया है, या सिर्फ मौजूदगी दिखाता है, गुनाह नहीं। फाइलों में विक्टिम के बयान भी इसी तरीके से हैं, जिनमें महिलाओं ने बताया है कि उन्हें कैसे रिक्रूट किया जाता था, उन पर किस तरीके से दबाव डाला जाता था, चुप रहने के लिए पैसे और धमकियां भी दी जाती थी। कुछ बयानों में ये भी आरोप लगाया गया है कि ताकतवर लोग एप्स्टीन के घर अक्सर आते जाते थे और कुछ लोग गलत व्यवहार के दौरान मौजूद भी रहते थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते थे। हालांकि इन कई मामलों में ये आरोप होते हैं। आखिरी कानून फैसले लेते हैं, ना कि हम और आप जैसे लोग। एप्स्टीन फाइल्स का एक अहम हिस्सा घिस्लेन मैक्सवेल से जुड़ा है। मैक्सवेल को 2021 में नाबालिगों की ट्रैफिकिंग और गलत व्यवहार में एप्स्टीन की मदद करने का दोषी पाया गया था। उसके केस में डॉक्यूमेंट से यह साफ पता चलता है कि एप्स्टीन अकेला नहीं था, उसके पास कई ऐसे लोग थे जो सिस्टम को मैनिपुलेट करते थे, लड़कियों को लाते थे और उन्हें कंट्रोल में रखते थे। जेफरी एप्स्टीन की 2019 में जेल में मौत हो गई, जिसे ऑफिशियली सुसाइड माना गया, लेकिन उसकी मौत के समय और हालात ने लोगों के बीच कई सवाल खड़े कर दिए। एप्स्टीन के मौत के बाद भी लोग सोचते रहते हैं कि उसके नेटवर्क में कौन था और क्या कोई ताकतवर जो व्यक्ति था वो उसके साथ जुड़ा हुआ था, उसने ही कुछ ऐसा जेल में करवाया जिसके बाद उसकी मौत हो गई। तमाम ऐसी पहेलियां हैं, तमाम ऐसी कहानियां हैं जिसको लेकर अभी भी लोग अपने मन में ये बात सोचते रहते हैं। लेकिन ये फाइल आने के बाद तमाम ऐसी चीज़ें खुलकर सामने आई। जेफरी एप्स्टीन की 2019 में जेल में मौत तो हो गई थी, जिसे ऑफिशियली सुसाइड भी मान लिया गया था, लेकिन उसकी मौत, समय और हालात ने लोगों के बीच कई सवाल अभी भी खड़े करके रखे हुए हैं। एप्स्टीन के मौत के बाद भी लोग सोचते रहते हैं कि उसके ये जो चीज़ें थी, जो नेटवर्क था, उसमें कौन कौन आखिरकार शामिल था। आपको क्या लगता है कि ये पैसे, पावर और न्याय के बीच की जो चीज़ें हैं, क्या इसको अंत में उजागर किया जाएगा? क्या ये फाइलें दिखाती हैं कि कैसे ताकतवर लोग अक्सर जवाबदेही से बच जाते हैं और पीड़ितों को बोलने के लिए सालों तक कैसे संघर्ष करना पड़ता है? सीधी बात यह है कि एप्स्टीन फाइल्स कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि एक लंबी कहानी का हिस्सा है जिसका अभी भी पूरे तरीके से अंत होना बाकी है। ये फाइलें सच्चाई के कुछ हिस्से सामने लाती हैं, लेकिन पूरी सच्चाई और पूरा न्याय अभी तक कई लोगों के लिए सवाल बना हुआ है। आपने कई ऐसी फाइल्स देखी होंगी इंडिया में भी, जिसमें द कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स और केरला फाइल्स जैसी ऐसी तमाम कई ऐसी फाइल्स देखने को मिली, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स ने भी पूरी दुनिया को दहला दिया है और सदमे में लाकर खड़ा कर दिया है। आपको कौन सी बात हैरान करती है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।